गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। ये मई मंथ की योजना का सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर है और यहाँ पर इस पार्ट में हम अब योजना को कंप्लीट कर लेंगे। सो द फर्स्ट टास्क दैट वी विल डू टुडे इज, जो लास्ट लेक्चर है, जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं सुना है पहले उस लेक्चर को सुने और उसके बाद फिर इस लेक्चर पर आए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को, जल्दी से ब्रीफ तरीके से रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं सुना, बट स्टिल विल ट्राई टू जस्ट मेक इट फास्ट। फर्स्ट लेक्चर वाज अबाउट बेंचमार्किंग हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेंचमार्क करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर बेंचमार्किंग किससे कर रहे हैं? बेंचमार्किंग हम कर रहे हैं हेल्थ इंडेक्स से, कंपोजिट हेल्थ इंडेक्स, जो कि नीति आयोग निकालता है। किसके कोलेबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी भी इस तरह के इंडेक्स के? एक तो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेगा, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम इम्प्रूव किया हुआ है और इस तरह से किन एरियाज में हमें एफर्ट्स करने हैं। एसडीजी गोल नंबर 3 को अचीव करने में हेल्प करेगा और इंटरवेंशंस को बेटर टारगेटिंग में ये हेल्प करता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हमने बात की थी कि इट ब्रिंग्स मोर कंपटीशन अमंग द स्टेट्स। तो स्टेट्स में कंपटीशन होता है, रैंकिंग होती है, तो स्टेट्स में आपस में कंपटीशन होगा। सो इट विल प्रमोट व्हाट? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, ऐसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कंपटीशन अमंग स्टेट्स, और उस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन है और ये हर कोई अपने इस इंडेक्स के रिगार्डिंग इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं, एफर्ट्स लेके आते हैं। जो इश्यूज के रिगार्डिंग था कि एक क्वालिटी ऑफ डेटा में हमारे कहीं ना कहीं लैक करता है, तो उस तरह से हमें डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और किसी भी तरह के इंडेक्स से हमें कोई भी डेटा मिलता है तो वो हमें क्या हेल्प करेगा? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में इट हेल्प्स अस। सेकंड आर्टिकल कोविड-19 के बारे में था। ये ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बट स्टिल क्या था, एक वायरस क्या होता है पता है? डेड और लिविंग के बीच की लिंक है। क्राउन और कोरोना, सोलर कोरोना से लिंक है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका नाम कोरोना वायरस है। अभी पहले भी हमारे पास कोरोना कोरोना वायरस आ चुके हैं, सार्स, एमईआरएस वगैरह मिला के। तो ये वाला जो नोवल कोरोना वायरस है, अभी इसका नाम सार्स कोव 2 रखा गया है। एंड फैलता कैसे? रेस्पिरेटरी इन कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। कोविड-19 इस डिजीज का नाम है। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास आरटीपीसीआर एक टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक आरटी लैम्प एक इंडिजिनसली बेस्ड टेस्ट बनाया गया है। ये सीएसआईआर और रिलायंस ने मिलकर बनाया है और ये इट्स मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ओवर द जो अभी फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं आरटीपीसीआर। ट्रीटमेंट का ऐसा कोई है नहीं, बस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्सनल एंड सोशल बिहेवियरल डिसिप्लिन लेके आना है अपनी लाइफ में, ताकि बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद दिस कोविड, कोरोना के साथ में हमें जीना है, तो वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर टुवर्ड्स मोर हाइजीन, बेटर हाइजीन को हमें लेके आना है। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के इस आर्टिकल में क्या था कि हमें देखना है कि इंडिया ने किस हिसाब से अपने हेल्थ केयर सिस्टम अचीवमेंट लिए, क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया। तो आईएमआर एमएमआर हमारा इम्प्रूव है। अभी आईएमआर 33 है और एमएमआर है 122, 122 पर 1 लाख और 33 पर 1000। इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्प्रूव हुई है, 69 ईयर्स हो गया। कुछ डिजीज हमने एलिमिनेट कर ली, लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो वगैरह। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस की। देन एनसीडी के बारे में था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग चैलेंजेस, लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं इसको, और मोर देन 60% ऑफ डेथ का बर्डन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। फिर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि एक मेजर पार्ट ऑफ क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत कम है, अराउंड 1.2% ही है। तो इतने कम पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की वजह से वेरी हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज देयर, कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज देयर। ठीक है, तो उस चीज़ों की रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर 2.5% का टारगेट रखा है जीडीपी का अपने हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें करना है 4.5%, 4 से 5% अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेके आना है। ठीक है, तो फिर ये बता रहे हैं फिर कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग पे खर्चा करके ऐसा नहीं कि सरकार का खर्चा बढ़ेगा, अभी फिलहाल लगेगा बढ़ेगा, बट स्टिल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स बेटर आएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स को साथ में लेकर आना पड़ेगा, तभी हम एक इसके साथ कंबाइंड कलेक्टिवली हम टैकल कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट इंटरफेस जो होता है पीएचसी के थ्रू ही होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही होता है। तो वो एक तरह से बर्डन भी कम करता है फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं आप। रीप्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। रीप्रायोरिटाइजेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं टैक्सेस के बारे में, कि जब हम टैक्स लगाते हैं, सिन टैक्स बोलते हैं, जब हम एक हार्मफुल कमोडिटी पे लगाते हैं लाइक टोबैको,
लिख कर वगैरह, और उसको हमें पर्टिकुलरली ईयर मार्क करना चाहिए और द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो उसी के रिगार्डिंग बात करें कि ये टैक्स हम औरों पे भी लगा सकते हैं, लाइक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करते हैं, ऐसे कुछ कमोडिटीज जो कि डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं टैक्स, और यहाँ पर हम बेटर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की रिगार्डिंग वहाँ पर हम इसको पर्टिकुलर डेडिकेट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ हमने लास्ट लेक्चर को हमने रिवाइज कर लिया है जल्दी से। नाउ वी डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस योजना ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ। तो फर्स्ट आर्टिकल इज आज के लेक्चर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, राइट। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जिनमें आपकी है एआई है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, राइट, these are the advanced technologies of the today and for the coming years as well. So इनको हेल्थ केयर सिस्टम में यूज करने से किस तरह से हमें बेनिफिट मिल सकता है, हाउ हेल्थ केयर आवर हेल्थ केयर कैन बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो नीड क्यों है सबसे पहले एआई की। अब देखो, एआई का यूज करें, आईओटी का यूज करें, अगर आपने मेनली एक दो को समझ लिया तो सब में यही है। एआई में जो बेनिफिट आएंगे सेम, ऑलमोस्ट सेम से बेनिफिट आपको आईओटी में भी मिलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो उनको क्लब करके चलना है, देख के चलना है, समझना बस। जरूरत क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्थ केयर में, भी बता रहा है कि पहले एक सिचुएशन दिखा रहा है अपने इंडिया में कितनी पुअर सिचुएशन है रिगार्डिंग द डॉक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन। तो 1,000 लोगों पे केवल 0.8 डॉक्टर्स है, यानी 1,000 पे एक डॉक्टर भी नहीं है हमारे यहाँ पर। यूके में जबकि 2.8 है, ऑस्ट्रेलिया में 5 है, चाइना में 4 के अराउंड है। तो डॉक्टर्स कम है और मरीज ज़्यादा, लोग ज़्यादा जिनका इलाज करना है। तो इस वजह से क्या है, तो फेस टू फेस कांटेक्ट, पेशेंट टू डॉक्टर का जो कांटेक्ट है वो केवल 2 मिनट का रह पाता है अपने इंडिया के अंदर। अब 2 मिनट में क्या, तो वो देख लेगा क्या इलाज कर लेगा। तो ये एक तरह से एवरेज निकाला हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एआई का क्या यूज हो सकता है, सो दैट डॉक्टर पेशेंट दिस रेशियो कैन बी इम्प्रूव। ठीक है, और किस हिसाब से डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, अलग अलग तरीके से में कहाँ पर एआई इन कामों को मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकता है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो पॉइंट एप्लीकेशन एआई का, वो इन असिस्टेंस टू फिजिशियन, जो डॉक्टर्स उनकी असिस्टेंस में कैसे काम कर सकते हैं, कि रूटीन एक्टिविटीज जो है ना डॉक्टर्स की, वो एआई को दे दो। ठीक है, तो उस रूटीन एक्टिविटी एआई अगर करेगी तो डॉक्टर्स विल बी मोर फ्री। वो अपना काम जो है वो पेशेंट्स की जो हायर एंड जो इस तरह की जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इट विल फ्री अप द डॉक्टर्स टू कंसंट्रेट ऑन द हायर वैल्यू कोग्निटिव एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। तो वहां पर वो अच्छे से काम कर पाएंगे, रूटीन एक्टिविटीज एआई को दे दो। फिर ये डायग्नोसिस, स्पीडी डायग्नोसिस में थेरेपी सिलेक्शन में कौन सी थेरेपी करना, पहले डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। देखो, डॉक्टर्स या हेल्थ केयर के अंदर आप जब भी जाते हैं तो क्या आपके डिफरेंट 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 आपके स्टेप्स होते हैं। भाई डॉक्टर से मिलिए, आपको देखेगा बीमारी क्या है, डायग्नोज करेगा। फिर उसके बाद डायग्नोज कर लिया, फिर देखेगा थेरेपी कौन सी यूज करनी है। ठीक है, आपको क्या इलाज की जरूरत है। तो इन हर एक स्टेप के अंदर आप देख के अलग अलग पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो कि डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, थेरेपी के सिलेक्शन में हेल्प करेगा। फिर अगर कुछ मेडिकल एरर हो जाती है, बिकॉज मेडिकल एरर ह्यूमन अगर लेते हैं तो कई बार मेडिकल एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि यूज टेक्नोलॉजी उन मेडिकल एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि एआई की हेल्प से वी कैन इम्प्रूव फर्दर। तो एआई इन डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर यही बात की थी, डायग्नोस्टिक्स में हेल्प मिलेगी एआई की वजह से। So, diagnostics, for example, in radiology, pathology, skin disease, ophthalmology। ठीक है, फिर एक आप केस जो है आप यूज कर सकते हैं इस मॉडल को। तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी है, इज हेल्पिंग द हेल्थ डिपार्टमेंट, जो शॉर्टेज है रेडियोलॉजिस्ट की, उसके अंदर हेल्प कर रहा है ये तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी। तो क्या बनाया इन्होंने, एआई बेस्ड सिस्टम बनाया है ताकि जो सीटी स्कैन है, ब्रेन स्कैन है, उनको पढ़ सके इजीली इस एआई की हेल्प से, एंड ग्रेड देम, उनको ग्रेडिंग भी कर सके फॉर द कि क्या इनमें इंटरवेंशन लेके आनी है, किस में किस तरह की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, ग्रेडिंग हो जाती है उससे। तो इट इज ए केस यू कैन से दैट यू कैन यूज एन एग्जांपल हियर। थर्ड इज ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट प्लान्स, की कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है उसको ऑप्टिमाइज करना ताकि मैक्सिमम इफेक्टिव हो सके वो।
बेस्ट पेशेंट्स के लिए बेस्ट वो ट्रीटमेंट प्लान हो, उसको बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, डॉक्टर्स को असिस्ट करेगा कि व्हाट ट्रीटमेंट प्लान, व्हाट इज द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट प्लान अंडर दीज कंडीशंस, कि भाई ये पेशेंट की कंडीशंस है और ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान्स है। तो एआई एक मैथमेटिकल मॉडलिंग और वट एवर इट विल यूज, इट विल हेल्प इन डिसाइडिंग दैट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है इंडिया, चाइना, थाईलैंड में, टू प्रोवाइड कि किस तरह का प्लान यूज करना है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट यूजिंग द पेशेंट डिटेल्स लिंक टू द मेडिकल लिटरेचर। तो पेशेंट की डिटेल्स को लिंक करते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल लिटरेचर है, तो उसके में सर्च करके वो एग्जैक्टली बता देते हैं हाँ भाई इस तरह का जो है कैंसर ट्रीटमेंट वुड बी, कैंसर ट्रीटमेंट प्लान वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट। तो पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से वो बता देता है। फिर मॉनिटरिंग और कंप्लायंस के लिए कि भाई पेशेंट जो है वो ठीक से जो चीज़ें दवाइयाँ बताई गई है, जो मेडिकल आपको चीज़ें बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को कि कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, पेशेंट वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं एआई की हेल्प से बाय यूज ऑफ वियरेबल्स। वियरेबल्स कुछ ऐसा, कुछ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो कि पेशेंट उसको पहनेंगे, कैमरा भी कुछ भी तरह का हो सकता है, जो कि इट विल हेल्प इन मेजरिंग द पैरामीटर्स जो जो पेशेंट के हैं, और उसकी वजह से उसके साथ में हेल्प करेंगे कि भाई जो काम बताया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया है घर में रह के करने का, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी के लिए बोलते हैं कि आपको रेगुलर भाई इतने ये दवाई लेनी है, वो दवाई लेनी है, ये आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान यूज करना है घर रह के। तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं बीच में, इस वजह से टीबी का इलाज हो नहीं पाता है, बट वो कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है, तो एआई कैन हेल्प इन दैट। अब कोविड-19 पेंडेमिक में एआई की क्या योगदान हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एपिडेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें एआई इसको मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकता है। सो इट कैन मॉडलिंग कर सकते हैं जो भी आपके एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, जो भी जिसके ऊपर बेस्ड काम करना है, एंड ऑप्टिमाइज द स्कार्स रिसोर्सेज। फिर मशीन लर्निंग, तो कुछ टर्म्स याद रखनी है, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, इनको इधर उधर यूज करके आप ऑलमोस्ट आपका आउटकम सेम ही होगा, आपको यूज करना है अलग अलग तरीके से। तो मशीन लर्निंग से क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई किसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उनको ट्रैक कर पाए कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो उस तरह की चीज़ हम एआई, मशीन लर्निंग, इनकी हेल्प से, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ डेटा यूज करेंगे और उसकी डेटा को ह्यूमनली स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है उसमें, बट मशीन्स जो है बड़ी इजीली जो है उसको ट्रेस कर सकती है। तो वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों में एआई को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, आप यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज टेक फर्म ने एक एआई सिस्टम को यूज़ किया है, कहाँ पर, बीजिंग के क्विंगी रेलवे स्टेशन। तो बीजिंग के रेलवे स्टेशन में यूज़ किया एआई की, चाइनीज टेक्निकल फर्म ने एआई को, कि किसी भी पर्सन का अगर टेम्परेचर 37.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो वो अलग से पता लग जाता है उसका, एआई की हेल्प से बता दे। अलग अलग जगह थर्मल कैमराज लगा रखे होंगे, ठीक है, स्टेशन में, उन थर्मल स्क्रीनिंग कैमराज की वजह से वो स्क्रीन करते रहते हैं, और वो सारा डेटा एक जगह आके पर्टिकुलर सिस्टम में आएगा, एआई उसको यूज देखेगा, ऐसा कुछ एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग कर रखी होगी कि वो उसको एग्जैक्टली सामने आ जाएगा, भाई ये पर्सन जो सामने जो दिख रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरह से यूज किया गया है इस बार। तो ये चीज़ हम वी कैन जस्ट ट्राई इन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर सिस्टम। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस भाई सबसे पहले चैलेंज है कि जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर हमारे पर्सनल्स हैं, अभी जो फिलहाल जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, वो नई इनोवेशंस को हो सकता है रजिस्ट करें, बिकॉज देखो कोई भी चेंज आता है तो उसको एक ह्यूमन टेंडेंसी है रजिस्ट करना। ट्रेडिशनल तरीके से जो काम हो रहा है वो होते जा रहा है उसी धर्रे पे जैसे भी बोलते हैं। तो उस को उसमें रेजिस्टेंस आने की, इनर्शिया आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रस्ट फैक्टर एक रह सकता है कि भी डॉक्टर्स ट्रस्ट करे नहीं करे उस सिस्टम को। ठीक है, पेशेंट्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो है एआई बेस्ड, कोई कहे भाई आपको एआई बेस्ड पे ट्रीटमेंट मिलेगा, डॉक्टर नहीं कर रहा, एआई आपको कर रही है, तो पेशेंट्स को भाई ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कि भी मैक्सिमम डिसीजन तो एआई पे लिया जा रहा है, डॉक्टर तो पता नहीं अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रस्ट बेस्ड इश्यूज भी आ सकते हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इसको रजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं कि क्वालिटी ऑफ डेटा सबसे बड़ा, बिकॉज कोई भी एआई का डिसीजन आएगा, मशीन लर्निंग है वो, तो डेटा को स्टडी करते हैं, और उस डेटा की क्वालिटी क्या है। अगर डेटा की क्वालिटी ही अपने आप में कहीं ना कहीं
मेल फंक्शन है, डेटा की क्वालिटी बहुत पुअर है, तो डिसीजन मेकिंग जो होगी एआई के थ्रू वो भी पुअर होगी। ठीक है, तो डिस्परेट नेचर ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा जो है इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ पर डेटा इतना ज़्यादा स्कैटर्ड है और डिस्परेट नेचर है। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे स्टेट्स के बीच माइग्रेशन होता रहता है, कोई एक वर्कर एक जगह पर है ही नहीं, तो पॉपुलेशन माइग्रेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट है यहाँ पर। तो इस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं डेटा की क्वालिटी के अंदर। देन सोशो कल्चरल इश्यूज हैं कि भाई एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी जो भी हम बात करते हैं, एक्सेस टू इंटरनेट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा ये। ठीक है, अब एक्सेस टू इंटरनेट हमारे पास मेनली जो है वैसे तो बहुत पहली बात लिमिटेड है। ठीक है, सेकेंडली जो मैक्सिमम एक्सेस किया जा रहा है इंटरनेट का इन रूरल एरियाज एज वेल, वो स्मार्टफोन्स के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, अब स्मार्टफोन्स का एक स्टडी से देखा गया है कि जेंडर डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम इसका जो यूटिलाइजेशन है वो मेल करता है, तो यानी मेल ओरिएंटेड आपका ये हो जाता है, तो इट विल हैव जेंडर डिसएडवांटेज फॉर द वुमेन। सो अगर हम इसको साथ में कंबाइन करें पेट्रियार्कल और माइसोगेनिस्ट सोशल फैक्टर्स के साथ में, तो इट विल बी मोर यू कैन से जेंडर एडवर्स, ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन दिस केस। फिर सोशली एंड एजुकेशनली चैलेंज, कल्चरली मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, ये जो वीकर सेक्शन है इनको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम तो हमें भाई अपना इंक्लूसिव हेल्थ केयर बनाना बहुत जरूरी है। सो दैट रिक्वायर्स द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी मार्जिन्स पे हैं पॉपुलेशन, दैट शुड बी इंक्लूसिव। रेगुलेटरी एथिकल इशू भी हो सकते हैं, एथिकल इशू, रेगुलेटरी इशू, डेटा सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। ठीक है ना भाई, इतना डेटा आएगा पब्लिक डेटा जो एक जगह है पर, प्राइवेसी का भाई, आपकी प्राइवेसी, आप आपके ऊपर अगर कोई वेरिएबल्स पहना के आपको मॉनिटर किया जा रहा है तो आपकी प्राइवेसी भी वहाँ पर हैम्पर हो रही है। डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन है हमारे पास, बताइए। इसको फिर से रिकॉल करिए क्या था ये, और नहीं मिलता तो गूगल पे सर्च करिए, तो डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग विच कमेटी रिकमेंडेशन हैज बीन देयर, एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। वे फॉरवर्ड क्या ये कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग से जो है ना इनको डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की करिकुलम में डाल दो ट्रेनिंग के, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत साथ में अपडेट रहना चाहिए इनको। ठीक है, इनके ट्रेनिंग करिकुलम में होना चाहिए ताकि इनर्शिया ना रहे, रेजिस्टेंस ना रहे, बहुत इसके साथ ये इजीली जो है इसको अडॉप्ट कर पाए टेक्नोलॉजी को। सेकेंडली जो जेंडर डिवाइड को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जो अभी हमने देखा कि जेंडर डिसएडवांटेज हो सकता है, तो कल्चरल प्रैक्टिस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में, बिकॉज आवर सोसाइटी इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, बहुत डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करना, जेंडर डिवाइड को देखना, ये सारी चीजें साथ लेके चलनी है। देन थर्ड पॉइंट इन वे फॉरवर्ड इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को भी हमने एड्रेस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा था हमारा, डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग डेटा सिक्योरिटी, बीएन श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, देख लेना एक बार इसको। फिर कह रहा है कि एआई सिस्टम जो बनेगा, जो भी होगा, तो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन लाइव्स का सवाल है, ह्यूमन लाइव्स दांव पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन आया नहीं आया तो अब एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए उसके लिए, कुछ भी ऐसी रिकमेंडेशन वगैरह होती है इसकी तरफ से, जो एल्गोरिथम्स वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, ओपन होना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह की चीज, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके, ऑडिट ठीक से हो सके, और कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए इस वजह से। इस एआई सिस्टम को अगर हम यूज कर रहे हैं कि कोई भी बायसनेस किसी भी बेसिस पे, बिकॉज हो सकता है कि रेशियल बेसिस पे कोई डेटा वगैरह स्टडी किया जा रहा है, उसके बेस पे एआई, मशीन लर्निंग जो भी है डिसीजन ले लेते हैं, फिर जेंडर पे ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पिन कोड बेस्ड एल्गोरिथम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देन ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स को भी इंक्लूड करना है कोई भी डिसीजन अगर इसके रिगार्डिंग लिया जाता है। तो दीज आर वेरियस पॉइंट्स रिगार्डिंग एआई इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ब्रीफली हम अगर हम देखें इसके पॉजिटिव्स जो देखें, तो आप 4-5 पॉइंट्स मेनली याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज करना है। एक तो भाई रूटीन एक्टिविटीज को हटा देंगे तो फिजिशियन के असिस्टेंस में, सेकंड डायग्नोस्टिक्स को इंप्रूव करेगा, ट्रीटमेंट प्लान कौन सा बढ़िया रहेगा उसको ऑप्टिमल ट्रीटमेंट प्लान सिलेक्शन के अंदर, कंप्लायंस में भाई मॉनिटरिंग कंप्लायंस कर सकते हैं उस पर, और अभी कोविड-19 पेंडेमिक में भी कैसे कैसे यूज करना है उसको हमने देखा है। और भी एक दो पॉइंट और निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। चैलेंजेस, क्वालिटी ऑफ डेटा का चैलेंज है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एक्सेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, रेगुलेटरी एथिकल इशू, ये सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आईओटी इन हेल्थ केयर। अब आईओटी के बारे में, तो फर्स्ट आर्टिकल था आपका एआई इन हेल्थ केयर, और ये आपका है आईओटी इन हेल्थ केयर। तो देखो दोनों एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ द, आप एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को डालते हैं इन द मशीन्स, राइट? सो मशीन लर्निंग एआई काफी इंटरलिंक्ड है आपस में, मशीन लर्निंग, राइट? सो एक आईओटी आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपके सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर में जाते हैं, आपका फैन इंटरनेट से कनेक्ट है, फ्रिज इंटरनेट से कनेक्ट है, एसी इंटरनेट से कनेक्ट है, आपका म्यूजिक सिस्टम, टीवी। तो उसके रिगार्डिंग सभी को पता है भी, कि आप आए तो इतना आपको टेम्परेचर चाहिए, ये आपको आती है, आपने न्यूज़ सुनना है तो अपना आप वो चल जाता है। और आईओटी मीन्स दीज आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल द डिवाइसेस जो भी आपके इकोसिस्टम में, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। और उसके ऊपर बेस्ड फिर एक डिसीजन लिया जाता है बाय दोज डिवाइसेस। तो वो डिवाइसेस डिसीजन ले रहे हैं, वो एआई पे बेस्ड हो सकता है। तो ये आईओटी, एआई, मशीन लर्निंग सारे इंटरलिंक्ड है, बट कंक्रीट कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, हर किसी का अपना अलग अलग क्या क्या है। तो अब हेल्थ केयर में आईओटी का क्या रोल है? पॉइंट्स फिर से मोटा मोटा ब्रीफली पॉइंट्स आप ये डाल सकते हैं जो आपने एआई में डाले थे, कोई भी इश्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है? हाँ, बिकॉज दीज मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, मोस्ट ऑफ दीज हैव द सेम काइंड ऑफ द बेनिफिट्स एंड सेम सेम काइंड ऑफ द चैलेंजेस। चलो फिर भी देख लेते हैं सेपरेटली इन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या दिया। फिर ये कह रहे हैं कि कनेक्टेड मेडिकेशन एंड होम केयर, कि जो फॉर एग्जांपल होम केयर, कुछ पेशेंट्स को होम केयर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कैसे उनको मॉनिटर किया जा सकता है, कैसे उनकी होम केयर को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो पेशेंट्स को रेगुलर अलर्ट्स आएंगे मेडिकेशन के रिगार्डिंग, भाई ये दवाई लेनी है इस टाइम पर, वो तुरंत अलर्ट आ जाएगा मोबाइल के ऊपर उनके, ठीक है भाई ये दवाई ले लो, टाइम हो गया। तो एक तरह से कंप्लायंस कर रहे हैं उनका, राइट? बेटर कंप्लायंस ऑफ मेडिकेशन, होम केयर, तो उसको इफेक्टिव बना रहे हैं। फिर रियल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है पेशेंट्स का भी, वो दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है, मेडिकेशन जो बताया वो कर रहा है नहीं कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स लाइक अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया डिजीज, अब याद नहीं रहता पेशेंट्स को भाई क्या मेडिकल ट्रीटमेंट बताएगा, क्या करना है। तो उनको आईओटी की हेल्प से रिमाइंड करवाया जा सकता है ऑटोमेटिकली, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आईओटी की हेल्प से मैसेज आ रहे हैं, ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देन वैक्सीन को डेवलप करने में भी हेल्प हो सकता है फास्टर तरीके से आईओटी का, बिकॉज बहुत सारे रिमोट ट्रायल्स हो रही होती हैं अलग अलग जगह, डिस्पर्स रिमोट ट्रायल्स हैं, उनको कनेक्ट करना है, वो आईओटी की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ मीनिंगफुल आगे प्रोसेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। देन मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड मिनिमाइजिंग स्ट्रेस, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, कि भाई जैसे जितने भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स पेशेंट्स को अटेंड करता है डॉक्टर जो है, तो उसके साथ में जो है जो कुछ बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग आईओटी, एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल दैट नीड टू कम इनटू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। तो भाई अपॉइंटमेंट्स, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए, हर इस काम के लिए हॉस्पिटल में आना है, इसको हम कम कर सकते हैं, राइट? तो आईओटी एक तरह से काफ़ी कुछ काम जो है मेडिकल स्टाफ का अपने कंधों पे ले सकता है। सो ये कहने की बात है। जो रूटीन वर्क्स है वो बहुत सारे रूटीन वर्क जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनके रूटीन वर्क आईओटी, एआई, इनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। और जो मोर क्वालिटी वर्क है दैट कुड बी गिवन टू द डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। आईओटी टू मैनेज पेशेंट केयर, पेशेंट केयर को भी मैनेज करने के लिए आईओटी यूज कर सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि ऑल्सो कम्स इन हैंडी, हैंडी तो स्केलेबिलिटी काफ़ी हाई हो सकती है, काफ़ी हाई स्केल पे यूज कर सकते हैं, कि ऑल पेशेंट्स आर हाई रिस्क इनफ। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क है, उनको क्वारंटाइन तो करना है, बट नॉट सीरियस इनफ टू इन हॉस्पिटल केयर, इन हॉस्पिटल केयर की जरूरत नहीं है, तो इन पेशेंट केयर जो प्रोवाइड करनी है वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कुछ डेटा वगैरह ऐसा करना है तो ऐसे पेशेंट्स का अलग से लिस्ट बनानी, ये सारे काम इजीली जो है मशीन्स के थ्रू हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही डेटा होता है, डेटा को स्टडी करना, ऑटोमेटिकली उनको अलग से लिस्ट आउट करना, टेक्नोलॉजीज को मैप करना, ठीक है? फाइनली कंक्लूजन में बात करता है कि जो वी नीड टू डेवलप न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? एक नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है दैट इंक्लूड्स आईओटी अलोंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चार पांच टर्म्स इनको भाई एक साथ यूज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नया पॉइंट आपका यू कैन क्रिएट बाय दैट। तो ब्रॉडली हमारा इसमें पॉइंट्स एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, इनके कॉमन से पॉइंट्स हैं इन द इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ केयर। तो उनको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एज वेल, फार्मास्यूटिकल्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत इन डिफरेंट तरीकों से वी कैन जस्ट ट्राई टू ब्रिंग more better healthcare interventions. Next article is redesigning public healthcare.
भाई हमें पब्लिक हेल्थ केयर को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल। एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमने देखने। स्टार्टिंग करता है भाई ये कोविड-19 की जो बीमारी है, एपिडेमिक पेंडेमिक है, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, जी7 इन सब ने अपना डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे कि हमें भी वी नीड द ग्लोबल कोऑपरेशन। डब्ल्यूएचओ का रोल तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया बाय द यूएस एंड अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस डिसीजन बाय द चाइना। तो चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इन डब्ल्यूएचओ के अंदर फिलहाल, एंड वी हैव सीन द ह्यूज क्रिटिसिज्म ऑफ दैट। बट स्टिल ये डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, जी7 देन एडीबी ने भी बोला है कि अनाउंस किया पैकेज जो है। सार्क के नेशंस की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडियन पीएम ने बोला कि भाई सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अब ये बता रहा है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी वीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब हमारे पास आईसीयूज की बहुत कमी आ रही है, वेंटिलेटर्स नहीं है। अभी हम देख रहे हैं हाउ बैड द सिचुएशन इज। आईसीयूज बेड्स नहीं मिल रहे, लोग बीमार हैं, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत अभी काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है धीरे धीरे करके। सो दैट शोज द वीक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पैथोलॉजी के रिगार्डिंग, लेबोरेटरीज के रिगार्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इन सब की बहुत कमी फिलहाल वी आर फीलिंग दैट। तो ये यूज करते हैं एक तो हार्ड हेल्थ केयर और एक सॉफ्ट हेल्थ केयर। हार्ड हेल्थ केयर में आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें। सॉफ्ट हेल्थ केयर इंक्लूड्स द सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेज, ये सारी चीज़ें। तो दोनों तरफ कॉन्स्टेंट्स हैं, हार्ड हेल्थ केयर में भी कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड वी ऑल्सो आर सीइंग द कॉन्स्टेंट्स इन सॉफ्ट हेल्थ केयर। तो इस आर्टिकल में जो एक पॉइंट जो आपने याद रखना, जो एक पॉइंट, इसी पॉइंट के लिए हम ये पूरा आर्टिकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस एक पॉइंट को याद रखिए और ये आर्टिकल कंप्लीट है। दैट इज री इंजीनियरिंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को री इंजीनियर करना है। कैसे करना है उसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया है, नेशनल बफर बनाना है एंड ग्लोबल पंप हाउस। ये दो, एक दो टर्म है, ये बस आप याद रखो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल। कि वी नीड टू बिल्ड अप द नेशनल बफर एंड ग्लोबल पंप हाउस। ये है क्या कि हेल्थ केयर नेटवर्क्स, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू वी शुड हैव बिल्ड द नेशनल बफर, और उस नेशनल बफर के बाद हम उसको पंप कर सकते हैं इन द ग्लोबल पंप हाउस फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। फिर ये कह रहे हैं प्रपोज नेशनल बफर है दैट कैन बी ऑपरेटेड एज ए ग्लोबल पंप हाउस फॉर हेल्थ केयर एंड टू सेव ग्लोबल पॉपुलेशन। तो उस नेशनल बफर को अलग अलग कंट्रीज सपोज करते हैं, हर कंट्री का अपना नेशनल बफर होता है, दैट इंक्लूड्स द नेटवर्किंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और जिस कंट्री में रिक्वायरमेंट है उस बफर को उस कंट्री की हेल्प के लिए वी कैन यूज। तो ग्लोबली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल उस कंट्री तक सीमित ना रहे, दैट इंक्लूड्स द होल ग्लोबल पॉपुलेशन। तो चाइना ने इसका यूज किया, चाइनाज पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल दैट इंक्लूड्स द। सो उन्होंने नेशनल बफर को यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, और पंप हाउस ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेज एज डिफेंस फोर्स। तो नेशनल बफर उन्होंने बनाया। सो फर्स्ट कंट्री था चाइना इस बार जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया, एंड दैट हैज कम आउट टू बी ए गुड स्ट्रेटेजी टू टैकल दिस। ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर, डब्ल्यूएचओ इन एसोसिएशन विद डब्ल्यूटीओ, तो वो कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज का जो उसमें ट्रेड है वो काफ़ी कम हो गया। सो बिकॉज दैट हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वी कैन से द ट्रेड हैज़ कम टू ए होल्ड। तो इस टाइम पर हेल्थ केयर सर्विसेज में जो ट्रेड है दैट शुड हैव बीन इम्प्रूव, और उस पर काम किया जाना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ मिलकर काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी बोला है अभी इसके अंदर कुछ सुटेबल मैकेनिज्म लाने के लिए। अब डब्ल्यूटीओ, बिकॉज जो ट्रेड है वो डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है, राइट। तो गैट्स आपका क्या, गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज के रिगार्डिंग गैट्स में पर्टिकुलर प्रोविजंस लेके आने बहुत जरूरी है, ये कह रहे हैं। तो सीरियस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन एट इंटरनेशनल लेवल की कैसे हाउ वी कैन प्रमोट ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ सर्विसेज। इस टाइम पे हेल्थ सर्विसेज के ट्रेड में बहुत इम्प्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है, बहुत इट इज़ वेरी एसेंशियल कि सम कंट्रीज दे नीड द सपोर्ट ऑफ द होल होल वर्ल्ड वी कैन से इन रिगार्ड टू दिस, टू टैकल दिस पैंडेमिक। तुम चार मोड्स पढ़ते हैं वैसे भी, इकोनॉमी का पार्ट है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 गैट्स के अंदर। मोड 1 में क्या होता है कि कंजम्पशन अब्रोड, हेल्थ केयर सर्विसेज की कंजम्पशन बाहर हो रही है। मोड 2 में क्या है, क्रॉस बॉर्डर कंजम्पशन आपस में। कमर्शियल प्रेजेंस है मोड 3 में, एंड प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन है इन मोड 4। तो इसी के रिगार्डिंग ये ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज। कंक्लूजन में देखो भाई फिर से वही बात कर रहा है कि
पब्लिक हेल्थ केयर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी शुड बिल्ड नेशनल बफर, जब हमने बात की कैसे नेशनल बफर बनाना है, बट पूलिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेज एंड ऑपरेटिंग इट एज ए ग्लोबल पम्प। तो इस कंक्लूजन को याद कर लो, तो पूरा आर्टिकल का एसेंस इसी में ही है। ठीक है, तो हमें नेशनल बफर बनाना है, पूल करना है फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेज को, और उसको एज ऑपरेट करना है एज ए ग्लोबल पम्प, एंड टू डिप्लॉय फॉर द मेडिकल फोर्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी शुड बी द गोल ऑफ ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी। तो हम कंप्लीट ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सो द होल वर्ल्ड नीड टू फाइट इट टुगेदर। अब कुछ अपने मेजर आर्टिकल सारे कवर हो गए ऑफ द योजना ऑफ दिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मे मंथ योजना। अब कुछ स्मॉल स्मॉल कुछ वो है आपके आर्टिकल्स नहीं, बहुत स्मॉल न्यूज आइटम्स हैं आपकी, तो उनको देख लेते हैं। कोविड इंडिया सेवा के नाम से एक आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, कोविड इंडिया सेवा क्या है। तो मोर प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके कह सकते हैं टॉपिक्स हैं। तो कोविड इंडिया सेवा एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है सिटीजन एंगेजमेंट का ऑन कोविड-19। तो इसमें क्या होता है, एक तरह की ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी है, और सिटीजन्स को जो भी क्वेरीज हैं तो उनको एक लार्ज स्केल के ऊपर एड्रेस करना इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवेंसीज होते हैं इसी के रिगार्डिंग इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उन ट्वीट्स को बहुत लार्ज स्केल के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनको एक तरह से सिटीजन्स को एंगेज करना, उनकी क्वेरीज को और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। तो क्या करेगा इसके थ्रू, तो ये एक डैशबोर्ड पे काम करेगा एट द बैक एंड, और इट विल हेल्प प्रोसेस कि बहुत सारे जो ट्वीट्स आ रहे हैं लार्ज वॉल्यूम में उनको कन्वर्ट करेगा इनटू रिजोल्वेबल टिकट्स, उनके टिकट्स जनरेट करेगा उनके लिए ताकि भाई इनको रिजोल्व किया जा सके, और फिर उनको असाइन कर देगा टू रेलिवेंट अथॉरिटी फॉर रियल टाइम रेजोल्यूशन। कि सपोज करते हैं बहुत सारे ट्वीट्स आए, भाई यहाँ दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज सामने आए ट्वीट्स के थ्रू या और सोशल मीडिया के थ्रू, उनको फिर टिकट्स जनरेट करेंगे और उनको भेज देंगे कहाँ के लिए, क्योंकि कौन सी अथॉरिटी का काम है, किस अथॉरिटी के अंडर आता है, तो एड्रेसेस उनको भेजा जाएगा, और ताकि रियल टाइम सॉल्यूशन उनका हो सके। so that will is kind of a citizen engagement, directly citizen का engagement है, ई गवर्नेंस डिलीवरी है ये, राइट। तो गवर्नेंस को बेटर गवर्नेंस वी कैन से इन दिस वे। सेकंड इज अबाउट कि आई गोट, एक जो आपका आई गोट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कोविड-19 के जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है विद आई गोट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो क्या है, आई गोट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इन फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स को ट्रेन किया जाएगा, राइट। टू कॉम्बैट कोविड-19 फॉर ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स टू इक्विप देम विद ट्रेनिंग एंड अपडेट्स, उनको ट्रेन किया जाएगा इसके थ्रू। सो टू ट्रेन अराउंड 1.5 करोड़ वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स इन द कमिंग वीक्स, ये आई गोट इसका पर्टिकुलर काम है, याद कर लेना। स्वस्थ के सिपाही, स्वस्थ के सिपाही इज रिगार्डिंग पीएम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंदर क्या है कि बिकॉज मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना, तो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दिस जेनरिक मेडिसिन आर दीज आर अफोर्डेबल एट वेरी लो कॉस्ट, एंड दीज आर प्रोवाइडेड एट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्राज। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्राज कहाँ पर, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनके एक छोटा सा आउटलेट लगा होता है, और यहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं उन फार्मासिस्ट को बोला गया है स्वस्थ के सिपाही। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, असेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर इन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्राज के अंदर। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंदर आपके जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करना है, अफोर्डेबल मेडिसिन को कैसे करना है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्राज है इन द हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है जनरली, और उनके आउटलेट्स हैं, और उनमें काम करने वाले फार्मासिस्ट को क्या बोलते हैं, स्वस्थ के सिपाही। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग भी डायरेक्टली टर्म पता होनी चाहिए आपको कि स्वस्थ के सिपाही किसके रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग है। क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है या ये जन औषधि केंद्र आज है, कौन इनको चला रहा है, कौन रन कर रहा है, इनको रन कर रहा है भाई ये, इसको याद कर लो, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। रट्टा मार लेना है, क्या है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री में आता है, किस डिपार्टमेंट में, और फिर किस मिनिस्ट्री में। डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स,
और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कंफ्यूज कर सकते हैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डाल के, ठीक है। हो सकता है एक ऑप्शन पक्का यही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है, आपको देखने से लगेगा भी हाँ भाई हेल्थ रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है तो हेल्थ में हो सकता है, बट नहीं, बिकॉज ये मेडिसिन बना रहे हैं, मेडिसिन के रिगार्डिंग है, मेडिसिन को, असेंशियल मेडिसिन को, जेनरिक मेडिसिन को सप्लाई करना है थ्रू जन औषधि केंद्र। तो मेडिसिन कहाँ से बन रही है? फार्मास्यूटिकल्स का काम है, फार्मा का काम है, ठीक है। फार्मा का काम है तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब ये फार्मास्यूटिकल्स जो है ये मेडिसिन वगैरह क्या होता है? केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री भी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस मे मंथ योजना, हेल्थ के ऊपर जो योजना आई थी। इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप. Link of this telegram group is given in the description box below, and if you have any questions, any queries regarding to guidance, or any questions related to studies, you can ask your questions on this telegram group, as well as you can follow our telegram channel as well. We are some civil servants who are ready to help you out in this preparation of this examination. Thank you very much. Take care.